मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, हम क्षमा प्रार्थी हैं कि लंबे समय बाद हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो पा रहे हैं। कुछ पर्सनल रीज़न हैं, कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताएं हैं उनके चलते, और तबीयत भी नहीं सही थी। दूसरी चीज़, हम जहां रहते हैं प्रयागराज में, वहाँ थोड़ा सा कुछ नगर पालिका का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, तो उससे आवाज़ काफ़ी होती, काफ़ी डिस्टरबेंस हो रही थी हमारी पढ़ाई में भी। तो इसी वजह से हमने वीडियो शूट करना बंद कर दिया था। और विशेष करके करंट अफेयर्स का वीडियो काफ़ी लंबे समय से नहीं आ पाया है, और मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, आप लोगों के लिए कंटेंट भी टाइप नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा जब तक कंटेंट टाइप नहीं किया गया है तब तक जो लेटेस्ट क्रॉनिकल मैगजीन आई है दिसंबर 2023 की, अभी हाल ही में लगभग एक हफ्ते पहले, उसको आपको करवा दिया जाए। तो ये मैगजीन आपको पूरी में करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो है, जो हमारा जो पीडीएफ में हम कंटेंट आपको टाइप करके पढ़ाते भी थे यूट्यूब पे, और साथ में उसका पीडीएफ भी उपलब्ध करवाते हैं, तो वो कंटेंट करंट वाला आपको जो हमने आपसे वादा किया है वो मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब तक वो नहीं आ पा रहा है तब तक ये हमने सोचा क्रॉनिकल मैगजीन से ही आपको जो है करवा दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है। विशेष करके यूपी पीसीएस और आरओ के एस्पिरेंट के बीच ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है आप लोगों के लिए कि अगर आप पतली वाली समसामयिकी क्रॉनिकल और घटना चक्र की जो मंथली मैगजीन आती है, दोनों को अगर आप फॉलो करते हैं तो करंट अफेयर्स के आप ये मान लीजिए कि 95% क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे एग्ज़ाम में, और इससे काफ़ी लाभ मिलेगा, ठीक है। काफ़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं, आज इसके कुल 4-5 पेज हम लोग डिस्कस करेंगे समसामयिकी क्रॉनिकल के। तो सबसे पहले समसामयिकी क्रॉनिकल वालों को मैं धन्यवाद देता हूं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से, अपने कोचिंग ग्रुप की तरफ से, कि इन्होंने इतनी अच्छी मैगजीन निकाली है, इनका आभार। देखिए इसमें मैगजीन में क्या क्या है। भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लगा है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना हुई है, इफ्को नैनो डीएपी तरल संयंत्र का शुभारंभ हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछे गए हैं, और आरओ में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। और गुजरात का धोरेडो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है चुना गया है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, इसके विषय में दिया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के विषय में जानकारी दी गई है। नोबेल पुरस्कार 2023 के विषय में जानकारी है। तमिल लेखिका शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान मिला, इनके विषय में है। विश्व सहकारी आर्थिक मंच का गठन हुआ है, इसके विषय में जानकारी दी गई है। ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ हुआ, ये भी है। भारत में विश्व के पहले पुरुष गर्भ निरोधक का क्लिनिकल परीक्षण किया गया है, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी की शुरुआत की गई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन हुआ है। गगनयान का पहला टेस्ट व्हीकल एबार्ट मिशन TBD-1, इसका नाम है TBD-1, लॉन्च हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ हुआ है। राजकुमार राव बने निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन, वेरी इंपॉर्टेंट। राजकुमार राव जो है निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन बनाए गए हैं, ठीक है। 19वें एशियाई खेलों में भारत 107 पदक जीता है। 2028 ओलंपिक में क्रिकेट सहित 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। पोंटस टेक्टोनिक प्लेट की खोज हुई है। प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किया गया है। इतनी घटनाएं इसमें दी गई हैं इस मैगजीन में, तो इस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन हो जाती है हम लोगों के लिए, हमारी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो इसके पहले पेज पे राज्य समाचार ये देते हैं, उसी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये इनकी विषय सूची है, कहाँ क्या है। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने राज्य के विषय में, राज्यों के विषय में दिया है, तो सबसे पहले हम लोग राज्य समाचार ही पढ़ेंगे। विशेष करके यूपी, बिहार और क्या बोलते हैं तीसरा राज्य छत्तीसगढ़, सॉरी यूपी, बिहार और उत्तराखंड को आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए समय ज़्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं।
राज्य समाचार दिया गया है। राज्य समाचार में सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। राज्यों से संबंधित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए हमारे उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। ठीक है, पहली घटना क्या दी गई है, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भी एग्जाम होगा यूपी का, चाहे आर ओ हो, चाहे अभी एपीएस की जो वैकेंसी आई हुई है वो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और चाहे 17 मार्च को यूपी पीसीएस जो संभावित है 17 मार्च को, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट, मतलब ये खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो देखते हैं इसमें क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर 2023 को गंगा नदी की डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। ये डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है। ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च करिएगा गेरुआ नदी कहाँ है यूपी में। ठीक है, गेरुआ नदी एक नई नदी आई है ना ये चर्चा में, गेरुआ नदी कहाँ है। तो गंगा डॉल्फिन जो है गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित आबादी लगभग 2000 आंकी गई। कितनी? 2000 आंकी गई है। गंगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। क्या नाम है? प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। यानी ये गंगा डॉल्फिन जो है IUCN की सूची में इंडेंजर्ड श्रेणी में आती है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ठीक है, 2009 में भारत सरकार पहले ही इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर चुकी है और अब यूपी गवर्नमेंट ने इसको राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। 2023 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है और 2009 में इसको पहले ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गांगेय डॉल्फिन का शिकार करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध है। किसके तहत? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यूपी से ही अगली खबर है, मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ हुआ है। कौन से चरण? चौथे चरण का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अक्टूबर 2023 को प्रदेश व्यापी मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। आप हमको बताएंगे इसका पहला चरण कब शुरू हुआ था। ठीक है, प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति का यह चौथा चरण शुरू किया गया है। मिशन शक्ति के चौथे चरण का लक्ष्य क्या है? पहले चरणों की सफलता को दोहराना और व्यापक खंड तक पहुंचना है। वर्ष 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। देखिए, अभी आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा है यहीं दिया हुआ है। ठीक है, मिशन शक्ति अभियान कब शुरू हुआ था? 2020 में शुरू हुआ था और अभी हाल ही में 14 अक्टूबर 2023 को इसके चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ हुआ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है, हमारे उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, कहाँ से शुरू किया है? अयोध्या से। अयोध्या हमारा होम डिस्ट्रिक्ट भी है, तो हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है ये। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया है। कब? 22 अक्टूबर 2023 को। इसको ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री द्वारा 51 बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी। कितनी? 51 बसें। 22 अक्टूबर 2023 को मिशन महिला सारथी पहल के तहत अयोध्या से 51 बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं होंगी। मिशन महिला सारथी का उद्देश्य महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको ध्यान रखिएगा।
गोरखपुर में बृहद रोजगार मेले का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बृहद रोजगार मेले का शुभारंभ किया। ठीक है, क्या है इससे संबंधित और खबर। इस मेले में कुल 135 स्थानीय और देश स्तर की कंपनियों ने प्रतिभाग किया, जिनके द्वारा करीब 30,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं और युवतियों को रोजगार प्रदान किया गया। इस अवसर पर एक जनपद एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। यह ऋण बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान किया गया है। तो देखिए, ये खबर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा यही कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ODOP जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये कब शुरू हुआ था आप हमको बताएंगे। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है, ये भी आप गूगल से सर्च करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना भी हाल ही में इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। तो ये योजना तो बिल्कुल एग्जाम में पूछी जाएगी, इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, इसकी डेट जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है, केसीसी 1992 में शुरू हुआ था, और ये क्यों शुरू हुआ था ये आप हमको बताएंगे। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं हैं जिनकी चर्चा यहाँ की गई है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण किया गया है। नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण, ये इम्पोर्टेंट खबर है हमारे लिए। कहाँ किया गया है, लखनऊ में किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट CG सिटी में लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से होगी। यह संग्रहालय CG सिटी में आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी के तट पर अपनी पहचान बनाएगा। तो गोमती नदी को आदि गंगा भी कहा जाता है, आप शायद जानते होंगे, लेकिन भाई मुझे तो पहले ये जानकारी नहीं थी, तो ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है। ठीक है, यह नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां 5000 वर्ष पूर्व के युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। कब से कब तक के, 5000 वर्ष पूर्व के। ठीक है, तो नौसेना का जो शौर्य संग्रहालय है कहाँ बन रहा है, लखनऊ में बन रहा है। ठीक, कहाँ बन रहा है, इकाना स्टेडियम के पास CG सिटी में। संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती और उससे जुड़े उपकरणों व अन्य सामानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रहालय की स्थापना से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, तो नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ हुआ है, हाल ही में लखनऊ में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, गोमती नदी को आदि गंगा के नाम से जाना जाता है, GK की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है अभी हाल ही में, श्री अन्न महोत्सव, 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये श्री अन्न योजना जो है हमारी केंद्र सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उल्लेख बजट में भी किया गया है, तो ये खबर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक, डेट भी इसकी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे खबरों में करंट में डेट भी महत्वपूर्ण होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो श्री अन्न महोत्सव के अंतर्गत 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन, मतलब महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर बाजरा उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यशाला में प्रत्येक मंडल के प्रत्येक जनपद से 50% प्रगतिशील किसान, कृषक उत्पादक संगठन के 10 प्रतिनिधि व 10 प्राविधिक सहायकों ने हिस्सा लिया। तो 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में किया गया, लखनऊ में किया गया।
कब किया गया? 27 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इतना ही इस पे ध्यान रखिएगा। हापुड़ में 136 करोड़ रुपए की 102 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं देख लेते हैं। इसके अंतर्गत 72.21 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण, 63.45 करोड़ रुपए की 65 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। क्या क्या इसमें हुआ है? इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आवासीय एवं किसान संबंधी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया। इससे पूर्व वर्ष 2022 में भी जिले में 810 करोड़ रुपए की 274 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। ये उतनी इम्पोर्टेंट खबर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। देखिए, जब पीडीएफ पहले से हम तैयार किए रहते हैं तो यही लाभ होता है कि फालतू की खबरों पे चर्चा नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे ही हम थोड़ा फ्री होते हैं ज़रूर आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। जो हमने आपसे वादा किया है वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुलंदशहर में 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। कब किया गया है? 17 अक्टूबर 2023 को किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, ठीक है। इनमें 208 करोड़ रुपए लागत की 104 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 424 करोड़ रुपए लागत की 152 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण सम्मिलित है, ठीक है। ये भी खबर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको पढ़ना भी जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 अक्टूबर 2023 को गोरखपुर शहर के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, यूपी स्पेशल में आता है, ठीक है। जब भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बनता है गीडा कहाँ स्थित है जरूर पूछा जाता है। तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में ज्ञान डेयरी की दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने डेयरी उद्योग से जुड़े 5 महिलाओं को सम्मानित भी किया। सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में ज्ञान डेयरी का यह डेयरी प्लांट लगाया जा रहा है। 20,067 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विस्तृत परियोजना की लागत 114 करोड़ रुपए है। इसमें 1 लाख पशुपालक परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने से लाभ प्राप्त होगा। गोरखपुर एवं बस्ती मंडल में इस परियोजना के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। जनपद गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में 5,000 दुग्ध संग्रह केंद्रों की स्थापना होगी। इससे 1,800 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा, ठीक है। तो गोरखपुर में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? गीडा में, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 16 अक्टूबर 2023 को। इतना इम्पोर्टेंट है बस, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 17.9% बढ़ गई है। ये इम्पोर्टेंट है। कितनी बढ़ी है? 17.9%। देखिए, एक हालिया अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप पिछले 6 वर्षों में राज्य की श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी 17.9% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आवधिक बल श्रम सर्वेक्षण के नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार राज्य की महिला श्रम भागीदारी 2017-18 में 14.2% से बढ़कर 2022-23 में 32.10% हो गई। कितनी हो गई है? 32.10%। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 39.80% दर्ज की गई। कितनी दर्ज की गई है? 39.80% भारत में, जबकि उत्तर प्रदेश में 32.10%, ठीक है। महिला श्रम भागीदारी भारत में 39.8% है, जबकि यूपी में यह 32.10% है। ये ध्यान रखिएगा। इसके विपरीत वित्तीय वर्ष 17-18 में भारत की महिला श्रम बल भागीदारी 25.3% थी, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 14.2% थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से उत्तर प्रदेश की 1.9 करोड़ बेटियों में जागरूकता बढ़ी। कितनी?
1.9 करोड़, और मिशन शक्ति अभियान से 8.99 करोड़ महिलाओं को लाभ हुआ है। ठीक है, तो मिशन शक्ति अभियान 2020 में शुरू ही हुआ था, अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक, मिशन शक्ति अभियान 2020 में शुरू हुआ था। आप हमको बताएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब और कहाँ से शुरू हुई थी? कहाँ से शुरू हुई थी, ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर क्या है? इसी से संबंधित खबर है। 1,89,789 आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जबकि 1,89,014 केंद्र वर्तमान में कार्यरत हैं। कितने आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं? 1,89,014। 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क ने 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा है, जबकि 2 लाख से अधिक महिलाओं को पीएम स्वनिधि योजना से लाभ हुआ है। तो पीएम स्वनिधि योजना की चर्चा यहाँ भी की गई है। तो पीएम स्वनिधि योजना क्या है, ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक, 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? ये 10 से 12 अक्टूबर 2023 के मध्य लखनऊ के भारतीय खेल प्राधिकरण में आयोजित हुई है। ठीक है, तो इतना ही यहाँ इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर ये है नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्रीको रोमन कुश्ती में उत्तर प्रदेश के अमलेश और फ्री स्टाइल कुश्ती में उत्तर प्रदेश के संजय राय को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो अमलेश और संजय राय का संबंध क्या बोलते हैं, किससे है? कुश्ती प्रतियोगिता से है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन किया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 को भदोही में 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन किया। चौथा था ये, क्रम के दृष्टिकोण से 45वां था। ठीक है, भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा। इस मेले में 400 करोड़ से अधिक व्यवसायों ने भाग लिया। इस दौरान 255 विदेशी खरीदार और 250 आयातक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कालीन उद्योग का निर्यात लगभग 17,000 करोड़ रुपए का है। इसमें 60% योगदान उत्तर प्रदेश के 3 जनपद भदोही, मिर्ज़ापुर और वाराणसी का है। ठीक है, तो 45वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? भदोही में आयोजित किया गया। इतना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जेवर हवाई अड्डे के पास अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क का विकास किया जा रहा है। जेवर हवाई अड्डा कहाँ है, आप बताइए हमको। ठीक है, यह पार्क देश को चिकित्सा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा, जो बड़े पैमाने पर अन्य देशों से आयात किया जाता है। पार्क की स्थापना से भारत अन्य देशों को उपकरण और दवाएं निर्यात करने में भी सक्षम होगा। गौरतलब है कि भारत अपनी कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए जाना जाता है। भारत करीब 200 देशों को दवाएं निर्यात करता है। अवगत करा दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ललितपुर में, कहाँ पे? ललितपुर में एक फार्मास्यूटिकल पार्क और पीलीभीत में एक बायोटेक पार्क भी विकसित किया जा रहा है। तो ललितपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क, जेवर हवाई अड्डे के पास मेडिटेक पार्क, ठीक है, और पीलीभीत में बायोटेक पार्क विकसित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम बहुत अच्छे से इन्होंने बॉक्स में दिया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया है। लोक निर्माण राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 21 अक्टूबर 2023 को श्रावस्ती के सिसवारा घाट पर 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को गोरखपुर में बृहद रोजगार मेले के लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। ठीक है, तो ये सब खबरें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बड़ी बड़ी खबरें थी वही थी। ठीक है, उनको आप याद कर लीजिए। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत खादी महोत्सव के अवसर पर स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अनुपालन के क्रम में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 अक्टूबर 2023 को मथुरा में 4 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला का उद्घाटन किया। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ताज महोत्सव की तर्ज पर आगरा के शिल्पग्राम में ताज कार्निवाल का आयोजन किया गया। किसका? ताज कार्निवल का। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सप्ताह बुधवार को दिन 2 महिला पुलिसकर्मियों की टीम गांव और शहरों में विभिन्न स्थानों पर जाकर महिलाओं को सरकार की महिला प्रधान योजनाओं के विषय में जानकारी देगी। ठीक है, 2 महिला पुलिसकर्मियों की टीम होगी, प्रत्येक बुधवार को जाएगी। ठीक है, सरकार की महिला प्रधान योजनाओं के विषय में बताएगी। यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में खिलौना फर्नीचर पार्क स्थापित करने की योजना शुरू कर दी है। ठीक है, कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक 3 महीने की अवधि के दौरान श्री अन्न के लिए अपना खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 5.82 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। ठीक है, तो श्री अन्न कार्यक्रम क्या है, श्री अन्न कार्यक्रम क्या है, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो आज जो है इस मैगजीन में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं उनकी चर्चा की गई थी। ठीक है, अभी की गई है। मैंने सोचा कि उत्तराखंड और बिहार की भी चर्चा कर ली जाए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मज़ा नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते रहिए। अब वीडियो हम कंटिन्यू लेके आएंगे आपके लिए करंट अफेयर्स का जल्दी ही, अगले ही वीडियो में, यानी इस वीडियो के अपलोड होने के लगभग 10-12 घंटों बाद ही हम उत्तराखंड और बिहार राज्य की घटनाओं की भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और जो जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन बताया, होमवर्क दिया आपको, ये करके कमेंट में बताइए, तो वो उसको आप कमेंट ज़रूर करें। और दूसरी बात, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को आप लाइक्स शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें भी इनकरेजमेंट मिलता रहे, प्रोत्साहन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही और नई नई मतलब चीज़ें, नई नई जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।